नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रजनी, जिसे मनु भंडारी ने लिखा है। यह पाठ एक पटकथा है। पटकथा अर्थात सीरियल या धारावाहिक के लिए बनाई गई या फिल्मों के लिए भी बनाई गई एक कहानी। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने शिक्षा में जो कुछ बुराइयां आ गई हैं उनके बारे में उल्लेख किया है। देखते हैं। रजनी एक सीरियल आता था 90 के दशक में, और यह काफ़ी प्रसिद्ध सीरियल रहा जिसमें अनेक प्रकार की समस्याओं को उठाया गया। इसकी लेखिका थी मनु भंडारी। देखते हैं पटकथा क्या होता है। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट या फिल्म की स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। कोई भी लेखक अन्य किसी विधा में लेखन करके अन्य लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता, जितना कि वह पटकथा लेखन द्वारा पहुंचा सकता है। इसका कारण यह है कि पटकथा शूटिंग होने के बाद धारावाहिक या फिल्म के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस कारण पटकथा लेखन की ओर लेखकों का रुझान हुआ है और यहाँ मनु भंडारी द्वारा लिखित रजनी धारावाहिक की कड़ी दी जा रही है। यह नाटक 20वीं सदी के 9वें दशक का बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप अपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी स्वयं में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में ये जुझारन और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनैतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। ये देखिए, रजनी जो है पाठ का सीरियल का जो छाया चित्र है वो मैंने आप लोगों तक प्रस्तुत किया है। देखें क्या लिखा हुआ था, रजनी धारावाहिक में क्या लिखा जाता था। तो यहाँ रजनी धारावाहिक की जो कड़ी दी जा रही है वह व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर समाज का ध्यान खींचती है। पहला दृश्य, क्योंकि पटकथा है और धारावाहिक के रूप में लिखा जा रहा है, सीरियल के लिए लिखा जा रहा है, तो पहला दृश्य स्थान था लीला का घर। देखते हैं लीला कौन है। रजनी लीला के घर जाती है और उससे बाजार चलने को कहती है। लीला उसे बताती है कि अमित का आज रिजल्ट आ रहा है। रजनी उसे मिठाई तैयार रखने को कहती है क्योंकि अमित बहुत होशियार है। अमित के लिए रजनी आंटी हीरो हैं। तभी अमित स्कूल से आता है और उसका चेहरा उतरा हुआ है। वह रिपोर्ट कार्ड माँ की तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैंने पहले ही गणित में ट्यूशन लगवाने के लिए कहा था। ट्यूशन ना करने की वजह से उसे केवल 72 अंक मिले। लीला कहती है कि तूने सारे सवाल ठीक किए थे तो तुझे 95 नंबर जरूर मिलने थे। रजनी उसका कार्ड देखती है। दूसरे विषयों में 86, 80, 88, 82, 90 अंक मिले। सबसे कम गणित में मिले। अमित गुस्से व दुख से कहता है कि सर बार बार ट्यूशन की चेतावनी देते थे और न करने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते थे। इस पाठ के माध्यम से एक बहुत बड़ी समस्या है ट्यूशन की समस्या, क्योंकि जो बच्चा कमज़ोर है, जिसको पढ़ाई के लिए आवश्यकता है ट्यूशन की, वो तो ट्यूशन करे। लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो ट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे पास ट्यूशन करें इसके लिए बच्चों पर दबाव बनाते हैं। तो इसके लिए स्कूल को क्या करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हम इस धारावाहिक कड़ी में, इस पटकथा में देखेंगे। लीला इसे अंधेरगर्दी कहती है। रजनी अमित को तसल्ली देती है और सारी बातों की जांच करती है। उसे पता चलता है कि मिस्टर पाठक, जो उसके गणित के टीचर हैं, उन्हें गणित पढ़ाते हैं। वे हर बच्चे को ट्यूशन लेने के लिए कहते हैं। अमित ने हाफ ईयरली में 96 नंबर लिए थे। अध्यापक ने फिर भी उसे ट्यूशन रखने का आग्रह किया। अमित अपनी माँ पर इसका दोषारोपण करता है। दोषारोपण करना, वो कहता है कि भाई मम्मी के कारण मेरे इतने कम नंबर आए हैं। दोष को लगाना कि भाई अगर मम्मी मुझे ट्यूशन करने देती तो मेरे इतने कम नंबर नहीं आते। रजनी उसे समझाती है कि उसे अध्यापक से लड़ना चाहिए, ये सारी बदमाशी उसकी है। रजनी अमित को कहती है कि वह कल उसके साथ स्कूल जाकर सर से मिलेगी। अमित डरकर उन्हें जाने से रोकता है। रजनी उसे डांटती है और अगले दिन स्कूल जाने का संकल्प लेती है।
अब हमने ये पहला दृश्य देखा जिसमें अमित का रिजल्ट आया है और अमित गणित में बहुत कम अंक लाने के कारण दुखी है, और इसका कारण यह है कि जो उसके सर हैं मिस्टर पाठक, वे उसे गणित की ट्यूशन रखने को कहते थे। दूसरा दृश्य है हेडमास्टर का कमरा, यानी कि रजनी अब स्कूल पहुंच चुकी है और वह जाकर के हेडमास्टर से मिलती है। रजनी अमित के स्कूल के हेडमास्टर से मिलने गई। उसने अमित सक्सेना के गणित की कॉपी देखने की अनुमति मांगी। हेडमास्टर ने वार्षिक परीक्षा की कॉपियां दिखाने में असमर्थता दिखाई। रजनी कहती है कि अमित ने मैथ्स में पूरा पेपर ठीक किया था, परंतु उसे केवल 72 अंक मिले। वह देखना चाहती है कि गलती किसकी है। हेडमास्टर फिर भी कॉपी ना दिखाने पर अड़ा रहता है और अमित को दोषी बताता है। रजनी कहती है कि अमित के पिछले रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इस बार उसके नंबर किस बात के लिए काटे गए। हेडमास्टर नियमों की दुहाई देते हैं तो रजनी व्यंग करती है कि यहाँ होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। हेडमास्टर ट्यूशन को टीचर व स्टूडेंट्स के आपस का मामला बताता है। वे इनसे अलग रहते हैं तो रजनी उन्हें कुर्सी छोड़ने के लिए कहती है ताकि ट्यूशन के काले धंधे को रोका जा सके, और हेडमास्टर आग बबूला होकर रजनी को वहाँ से चले जाने को कहता है। अब रजनी स्कूल पहुँची है। स्कूल जाकर वो कहती है अमित की कॉपी देखनी है, और हेडमास्टर उनको कॉपी नहीं दिखाते हैं, और आखिरकार रजनी और हेडमास्टर के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है और हेडमास्टर गुस्सा होकर के रजनी को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। अब रजनी आगे क्या स्टेप उठाएगी देखते हैं। तीसरा दृश्य, रजनी का घर। अब जो तीसरा दृश्य, रजनी घर आ गई है और अब वह दृश्य दिखाया जा रहा है। शाम के समय रजनी के पति घर आते हैं। वे उनके लिए चाय लाती है, फिर उन्हें अपने काम के बारे में बताती है। इस पर रवि उसे समझाते हैं। रवि कौन है? रजनी के पति। उसे समझाते हैं कि टीचर ट्यूशन करे या धंधा, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने जा नहीं रहा। इस बात पर रजनी भड़क जाती है और कहती है कि क्या अमित के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? अन्याय करने वाले से अधिक दोषी अन्याय सहने वाला होता है। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण इस देश में कुछ नहीं होता। अब देखिए चौथा दृश्य। घर पर वह अपने पति से भी इस बात के लिए बहस कर लेती है कि अमित के खिलाफ उसे आवाज़ उठानी है। चौथे दृश्य में दिखाते हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का कार्यालय, यानी रजनी जो है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास पहुंची है अपनी शिकायत करने के लिए। अधिकारी से मिलने की वह प्रतीक्षा कर रही है। वह बेचैन हो रही है। प्रतीक्षा करते करते जब बहुत देर हो जाती है तो बड़बड़ाने लगती है। तभी एक आदमी आता है, स्लिप के नीचे 5 रुपए का नोट रख कर देता है। चपरासी उसे तुरंत अंदर भेजता है। रजनी ये देख करके बहुत क्रोधित होती है। वह चपरासी को धकेल कर अंदर चली जाती है। निदेशक उसे घंटी बजने पर अंदर आने की बात कहता है। रजनी उसे खरी खोटी सुनाती है। इस पर निदेशक उससे बात करता है। रजनी प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बारे में बात करती है। निर्देशक समझता है कि वह कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वह बताता है कि बोर्ड मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को 90% ग्रांट देता है। इस ग्रांट के बदले वे स्कूलों पर नियंत्रण रखते हैं और स्कूलों को उनके नियम मानने होते हैं। इस पर रजनी कहती है कि प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन के धंधे के बारे में आपका क्या रवैया है। अब निदेशक क्या कहते हैं? निदेशक कहते हैं कि इसमें धंधे जैसी कोई बात ही नहीं है। कमज़ोर बच्चे के माँ बाप उसे ट्यूशन दिलवाते हैं और ये कोई मजबूरी नहीं है। रजनी उसे बताती है कि होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है और अगर ट्यूशन ना ली जाए तो नंबर काट लिए जाते हैं। हेडमास्टर ऐसे टीचर के खिलाफ एक्शन लेने से परहेज करते हैं। तो क्या आपको ऐसे रैकेट बंद कराने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए? इस पर निदेशक कहता है कि आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। रजनी व्यंग्य करती है कि बिना शिकायत के आपको कोई जानकारी नहीं होती। निदेशक अपनी व्यस्तता का तर्क देता है तो रजनी उसे कहती है कि मैं आपके पास शिकायतों का ढेर लगवाती हूँ। यानी कि जो बोर्ड एजुकेशन कार्यालय के जो निदेशक हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो ही हम एक्शन लेंगे। तो रजनी उनको कहकर आती है कि ठीक है, मैं आपके पास बहुत सारी शिकायतें इस संबंध में भिजवाऊंगी। अब 5वां दृश्य। अब देखिए रजनी क्या करने वाली है आगे। 5वां दृश्य, अखबार का कार्यालय। रजनी संपादक के पास जाती है। संपादक उनके कार्य की प्रशंसा करता है और कहता है कि आपने ट्यूशन के विरोध में बाकायदा एक आंदोलन खड़ा कर दिया और यह जरूरी है। रजनी जोश में कहती है, आप हमारा साथ दीजिए तथा इसे अपने समाचार पत्र में स्थान दीजिए।
इससे यह थोड़े लोगों की बात नहीं रह जाएगी। इससे अनेक अभिभावकों को राहत मिलेगी और बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। संपादक रजनी की भावनाएं समझकर साथ देने का वादा करता है। उसने सारी बातें नोट की और एक समाचार भिजवाया। रजनी उसे बताती है कि 25 तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग की जा रही है। आप ये सूचना अखबार में ज़रूर दे दें ताकि सब लोगों को सूचना मिल जाए और इससे क्या होगा कि बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। संपादक रजनी की भावनाएं समझकर उसका साथ देने का वादा करता है और उसने सारी बातें नोट कर ली और बताया कि भाई हम लोग 25 तारीख को एक मीटिंग करने जा रहे हैं। अब देखते हैं छठा दृश्य। छठा दृश्य कौन सा है? बैठक स्थल। भाई जो मीटिंग उन्होंने 25 तारीख को डिसाइड की थी करने की, वो मीटिंग अब हो रही है। हॉल में पेरेंट्स की मीटिंग चल रही है और बाहर बैनर लगा हुआ है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, अंदर हॉल भरा हुआ है, प्रेस के लोग भी आते हैं। रजनी जोश में संबोधित कर रही है, आपकी उपस्थिति से हमारी मंजिल शीघ्र मिल जाएगी। कुछ बच्चों को ट्यूशन जरूरी है क्योंकि कुछ माएँ पढ़ा नहीं सकती और कुछ पिता घर के काम में मदद जरूरी नहीं समझते। टीचर्स के एक प्रतिनिधि ने बताया कि उन्हें कम वेतन मिलता है, अतः उन्हें ट्यूशन करना पड़ता है। कई जगह कम वेतन देकर अधिक वेतन पर दस्तखत करवाए जाते हैं। इस पर हमारा कहना है कि वे संगठित होकर आंदोलन चलाएं और अन्याय का पर्दाफाश करें। हम ये नियम बनाएं कि स्कूल का कोई टीचर अपने ही स्कूल के बच्चों की ट्यूशन नहीं करेगा। इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती अपने आप बंद हो जाएगी। और सभा में सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया। अब देखते हैं 7वां दृश्य क्या होता है, क्योंकि अब मीटिंग करके रजनी जो है वो घर आ गई हैं। रजनी का घर। रजनी के पति अखबार पढ़ते हुए बताते हैं कि बोर्ड ने तुम्हारे प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। रजनी बहुत प्रसन्न होती है, पति भी उस पर गर्व करते हैं। तभी लीलाबेन, कांति भाई और अमित मिठाई लेकर वहाँ आते हैं। इसके साथ ही हमारा ये जो रजनी चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ और इसकी लेखिका थी मनु भंडारी। धन्यवाद।